नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू रख रहे हैं दोस्तों। और ऐसा है कि 3 टॉपिक इसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक धर्म सुधार, एक पुनर्जागरण और एक अमेरिका की क्रांति। ये तीनों ही टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति के अंदर देखिए दोस्तों, कुछ बड़ा वीडियो बन सकता है। और मैंने इसके अंदर आपको लगभग 5 किताबों से मैंने नोट्स बनाए हैं, है ना। कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी है, आरबीएससी की जो 11th की बुक है वो है, और जे.एन. एड माथुर है, के सोनी है और अरविंद भास्कर है। इन 5 किताबों से संपूर्ण नोट्स मैंने बनाए हैं। और पूरे जो पेपर आए हुए हैं उनका सभी का एनालिसिस किया है दोस्तों। और उन सभी एग्ज़ाम में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया है, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं रहने पाए। और मेरे हिसाब से अब यदि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, जहाँ तक मेरी यही संभावना लग रही है। क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कुछ इंक्लूड कर दिया है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और कॉलेज प्रोफेसर की यदि तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बस अवधारणा को क्लियर करते चलिए, साथ में जे.एन. एड माथुर जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको फ्रांस की क्रांति में पीछे से स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से थोड़ा बैक चलते हैं। फ्रांस की क्रांति सीधा ना करा करके थोड़ा सा पीछे, यानी कि आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहले तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है, शॉर्ट है नोट्स थोड़े, कि सप्तवर्षीय यदि युद्ध आपसे पूछे कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके काल के अंदर हुआ था, आपको पता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तो आपको बताना है लुई 15 के काल के अंदर, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि क्रांति किसके समय होती है तो लुई 16 के काल के अंदर। 2 चीज़ों यहाँ पर आप क्लियर कर लेना, इनका आराम से आप क्या एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। ये कई बार पूछा गया है ना। सप्तवर्षीय युद्ध लुई 15 के काल में, और जो फ्रांस की क्रांति है वो लुई 16 के काल में। अब देखिए, यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा जो क्रांति हुई है वो फ्रांस में हुई है। या आपको हो सकता है मेरे जो नोट्स लिखे हुए हैं वो आपको सही तरह से दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी दोस्तों समझने का प्रयास करें। वीडियो क्वालिटी है वो आप 480 पर कर सकते हैं, और फिर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ आ जाएगा। इसको बुद्धिजीवी लोगों ने आगे बढ़ाया। यहाँ की जो क्रांति है इसका जो नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। एक विलिते, परवेलिते और लिबरेते, यहाँ के ये नारा दिया था। जो क्रांति का नारा रहा था यहाँ पर, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। और यही इसका क्रम है, क्रम भी पूछा जा चुका है। लुई 14, अब यहाँ से मैंने कहा था थोड़ा सा पीछे से आपको स्टार्ट कराऊंगा। लुई 14 का काल था 1643 से 1715। काल आपको नहीं याद रखना है। इसमें क्या आपको ये ध्यान रखना है, फ्रांस के अंदर किस वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का शासन था। ये कई बार आ चुका है पेपर में। ये वंशागत और निरंकुश शासन यहाँ पर लागू हुआ था। लुई 14 ने ये कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। इसका ये कथन कई बार पूछा जा सकता है। और यह स्वयं को सूर्य का प्रतीक बताता था, और सम्राट का निजी आवास वर्साई के महलों में था। ठीक है दोस्तों, लुई 14 के काल में राजमहलों का निर्माण, जो वर्साई में राजमहलों का निर्माण है, इसने शुरू करवाया था। तो स्थिति यहाँ पर इसकी बिगड़ने लगी थी, कमी आ गई थी यहाँ पर इसके राजकोष के अंदर। इसके बाद है लुई 15, 1715 से लेकर 1774 तक ये रहता है। लुई 15 का कालक्रम ये था। और इसके काल के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया, 1757 से 1763। और फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी, आपको पता है, अंग्रेजों के सामने। लुई 15 के ये कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, क्योंकि फ्रांसीसियों से युद्ध हार चुका है। और इसने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और हेजन ने इसके बारे में ये कहा था कि लुई 15 के काल में योग्य व प्रतिभावान लोगों की सरकार नहीं थी, पेटीकोट सरकार थी। ये हेजन ने इसके बारे में कहा है। अब है, हाँ, ये ध्यान में रखना दोस्तों कि हेजन ने किसके बारे में पेटीकोट सरकार कहा है, तो लुई 15 के काल में, ठीक है। और यदि पूछे कि मेरी अंतवानेत का प्रभाव कब था, तो आपको बताना है लुई 16 के काल में, क्योंकि मेरी अंतवानेत ये रानी थी लुई 16 की, और बहुत ज़्यादा प्रभावी शासिका के तौर पर उभरी फ्रांस के अंदर। लुई 16 प्रभावी का मतलब ये है कि राजकाज में इसका प्रभाव रहा।
लुई 16 1774 से 1793, मेरी इच्छा ही मेरा कानून है। तो 3 कथन आपको ध्यान में रखने हैं। लुई 14 का क्या कथन था, लुई 15 का क्या था और लुई 16 का क्या था, मेरे मरने के बाद पढ़ले होगी। और लुई 16 का क्या है, मेरी इच्छा ही कानून है या मैं ही कानून हूँ, ऐसा कथन है इसका। तो ये तीनों ही कथन आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी पत्नी का नाम मेरी एंतोइनेट था, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ये वाला भी मोस्ट है। मेरी एंतोइनेट का प्रभाव राजकार्य को था, इसके काल के अंदर ही फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआतें हुई थी। तो ये मैं तीनों चीज़ों आपको बता चुका हूँ। 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है वापिस। लुई 14 के काल में क्या होता है दोस्तों, राजमहलों का निर्माण। लुई 15 के काल में सप्तवर्षीय युद्ध। और लुई 16 के काल के अंदर फ्रांस में क्रांति। आराम से धीरे धीरे समझाता हुआ चल रहा हूँ मैं। स्टेटस जनरल, एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब लुई 14, 15 और 16 तीनों का आपको ध्यान लग गया। कालक्रम नहीं याद रखना है, बस प्रमुख जो घटनाएं हुई है वही आपको ध्यान में रखना है। स्टेटस जनरल, स्टेटस जनरल में क्या कहते हैं, फ्रांस के अंदर राजा को नियंत्रित करने वाली एक सभा थी स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल क्या थी, जैसे राजा है तो राजा के ऊपर जैसे नियंत्रण स्थापित करते हैं। जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पर एक तरह से राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति को और संसद है, तो संसद को क्या बोलते हैं, स्टेटस जनरल। एक तरह से ये आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, लुई 7 के काल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लुई 7 के काल में इसका गठन हुआ था, लेकिन गठन तो हो गया था। 1614 के बाद में इसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। इसका गठन 3 वर्गों से मिलकर बना हुआ था। ये ध्यान में रखना कि कब इसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था, क्योंकि के सोने में ये एक प्रश्न दे रखा है और मैंने कब आया हुआ तो नहीं देखा ये प्रश्न, लेकिन के सोने ने दिया है, हो सकता है मोस्ट ही हो। 1614 के बाद इसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया। 1302 में लुई 7 के काल में इसका गठन हुआ। ये यूपीएससी के अंदर शायद इसका प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर था इसके अंदर। इसका 3 वर्गों से मिलकर हुआ था। इसके अंदर समाज के 3 वर्ग थे। 3 वर्ग कौन कौन से थे देखिए, एक जो पहला वर्ग है इसको क्लर्जी वर्ग बोलते हैं, दूसरा वर्ग है इसको नोबल्स वर्ग बोलते हैं, और तीसरा वर्ग है इसको सामान्य वर्ग या कॉमन्स वर्ग बोलते हैं। तो 3 वर्ग आपको ध्यान रखने हैं। पहले वर्ग के अंदर बड़े बड़े तौर पर मैं बता रहा हूँ, धर्माधिकारी और पादरी जो थे वो पहले क्लर्जी वर्ग के अंदर आते थे। और दूसरा वर्ग था इनका नोबल्स। नोबल्स के अंदर कौन आते थे, सामंत तो नोबल्स के अंदर आते थे, ठीक है। इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त था दोस्तों, पहले को और दूसरे को, ठीक है। और तीसरा वर्ग था, इसके अंदर किसान और बलजुआ वर्ग आते थे, ठीक है। ये कॉमन वर्ग था। तो किसान और बलजुआ वर्ग जो आते थे ये कॉमन वर्ग कहलाता था। फ्रांस में कोई भी कानून बनाने के लिए इन तीनों में से किसी भी 2 वर्गों के एक एक वोट की आवश्यकता होती थी। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा सदस्य किसके थे, तीसरे वर्ग के सबसे ज़्यादा सदस्य थे। लेकिन वोट क्या माना जाता था तीनों का, एक तरह से इसका एक एक वोट माना जाता था, ठीक है। क्लर्जी पादरी, क्लर्जी पादरी वर्ग था, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और कोई भी कर नहीं देते थे। दूसरा वर्ग नोबल्स वर्ग, नोबल्स वाला था जिसमें सामंत वगैरह आते थे। ये भी वंशानुगत वर्ग था और आंशिक रूप से कर देते थे, ये थोड़ा बहुत कर देते थे। शिकार और मछली पकड़ना इनका विशेष अधिकार था। इन दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त था, दोनों वर्गों को। और तीसरा वर्ग है कॉमन्स वर्ग, जो 2 भागों में बंटा हुआ था। एक था किसान के रूप में और दूसरा था बलजुआ के रूप में। किसान और बलजुआ 2 वर्ग मैंने कॉमन वर्ग के अंदर, सामान्य वर्ग के अंदर 2 ये आई थी, किसान और बलजुआ। 3 वर्गों को कर देते थे। जो किसान थे वो 3 वर्गों को, एक राजा को, एक सामंत को और एक चर्च को। राजा को प्रत्यक्ष कर देते थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी शब्दावली है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एक नाम आएगा आपके लिए टेले। तो टेले क्या था, यह एक कर था जो किसानों की आर्थिक संपदा के आधार पर लिया जाता था। एक आएगा विंग टाइम। विंग टाइम भी एक प्रकार का कर था जो आयकर के रूप में माना जाता था। यह किसानों को उनकी आय का 5% कर देना पड़ता था। तो टेले और विंग टाइम दोनों क्या है, टेले तो किसान की संपदा के आधार पर लिया जाता था और विंग टाइम क्या है, ये एक तरह से आयकर है। ये दोनों ही मोस्ट है। एक था दोस्तों गेबेल। 7 वर्ष से अधिक कोई फ्रांसीसी नागरिक है तो यह कर देना पड़ता है, यानी नागरिकता के बदले जो कर देना पड़ता था उसको क्या बोलते थे, गेबेल। तो टेले आपको ध्यान में रखना है, विंग टाइम आपको ध्यान में रखना है और गेबेल आपको ध्यान में रखना है। एक आपको है कोरवी। कोरवी क्या था, यह एक प्रकार का निःशुल्क श्रम था, ठीक है, जो सड़क बनाने से संबंधित था।
और आपको पता है कि निःशुल्क जो बंधुआ मजदूरी है एक तरह से उसको कहते हैं, तो बंधुआ मजदूरी कह सकते हो आप निःशुल्क रूप से। कोरवी बंधुआ मजदूरी तो नहीं कह सकते, बाकी निःशुल्क रूप से शहर में करना पड़ता था। अविवाहित किसानों को अनिवार्य रूप से सेना के अंदर भर्ती होना पड़ता था। ये भी एक वहाँ से प्रशिक्षण लेना पड़ता था कि कभी भी वहाँ पर यदि आवश्यकता पड़े, तो केवल किसानों के लिए था ये। अब दूसरा जो वर्ग है कॉमन्स के अंदर मैंने दो बताए आपको, एक तो किसान के बारे में बता दिया, ये कितने प्रकार के कर देते थे, 3 लोगों को कर देते थे, टेले विंग टाइम, ये सारा आपको गेबेल का बताया। अब आपको मैं बता रहा हूँ बर्जुआ वर्ग के बारे में। कॉमन्स के अंदर ये अपने चल रहे हैं, ये मध्यम वर्ग था, शिक्षित था किंतु आर्थिक रूप से ये कमज़ोर था। किसान जो कृषक वर्ग था वो शिक्षित नहीं था, लेकिन ये वर्ग जो था वो शिक्षित था, ठीक है, लेकिन कमज़ोर वर्ग था। फ्रांस में वास्तविक रूप से जो क्रांति हुई थी वो इसी वर्ग के कारण हुई थी, बर्जुआ वर्ग के कारण। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर एक कहावत है फ्रांस के अंदर कि सामंत युद्ध करता है, चर्च प्रार्थना करता है और सामान्य वर्ग कर चुकाता है। ये दोनों ही वर्ग कर चुकाते थे। एक आपके लिए आएगा टिथ या टाइथ। तो टिथ क्या है? चर्च के द्वारा किसानों से धर्म के नाम पर जो कर लिया जाता था वह टिथ या टाइथ कहलाता था। ये उपज का 1/10 भाग था। ये एक तरह से धार्मिक कर था दोस्तों, ये चर्च के द्वारा लिए जाता था। और अब आप समझ ही गए हैं टिथ या टाइथ का। ऐसे तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते ही हैं, लेकिन मैंने सभी को एक जगह लाने की कोशिश की है इनको। बेनेलाइज किसको कहते हैं? किसानों द्वारा सामंतों को यह कर दिया जाता था। ये भी एक प्रकार से क्या था? कर। ये करों के प्रकार हैं और सारे ही एग्ज़ाम के अंदर किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आ रखे हैं, इसलिए दोस्तों सारे ही महत्वपूर्ण बनते हैं। लुई 16 के काल के अंदर फ्रांस में रोटी संकट आ गया। ये मोस्ट है रोटी संकट वाला, क्योंकि लुई 16 के काल के अंदर मेरी अंतवानेत का काफ़ी प्रभाव आया। और जब किसान वर्साई के महलों की ओर रोटी मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं या तो हमें रोटी दो और या फिर वर्साई के महलों को छोड़ दो। इस तरह से वो बोलते हुए चले जाते हैं। मेरी अंतवानेत ने बहुत कुशासन यहाँ पर चला रखा था, इसलिए किसानों द्वारा राजा के समक्ष रोटी की मांग की गई थी लुई 16 के काल के अंदर। ये रोटी संकट आया था। एक शब्द आएगा लेटर डी गजट। ये क्या था? तो लेटर डी गजट फ्रांस में राजा की मुहर वाला पत्र था। इसके माध्यम तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। जो काला कानून था भारत के अंदर, आप समझ सकते हो, रोलेट एक्ट वाला 1919 वाला, इसको आप समझ सकते हो। लेटर डी गजट वहाँ पर था, ठीक है। एक थी पालरमा क्या थी? देखो, पालरमा यह फ्रांस की उच्च न्यायिक संस्था थी जो कि राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा के आदेशों को पालरमा द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता था। इसकी कुल संख्या 13 थी। ये कई बार पूछा जा सकता है पालरमा की कुल संख्या कितनी थी? 13। और पेरिस की जो पालरमा है वो सबसे महत्वपूर्ण थी। बस 2 ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पालरमा क्या थी? ये एक उच्च न्यायिक संस्था थी, राजा पर नियंत्रण रखती थी, इनकी कुल संख्या 13 थी। और पेरिस की जो पालरमा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब एक है फाइयाँ और एक है काइयाँ। फाइयाँ किसको कहेंगे? देखिए, फाइयाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे। फाइयाँ, यह फ्रांस का गिरजाघर था, ठीक है, जहाँ पर बैठकर लोगों द्वारा विचार विमर्श किया जाता था। और एक काइयाँ एक प्रकार से समर्थी पत्र था, ठीक है। लुई 16 ने अपने साथ लाने के लिए कहा था। तो यदि काइयाँ नहीं लेकर आओगे तो अंदर प्रवेश नहीं दूंगा, लुई 16 ने कहा था, ठीक है। तो फाइयाँ क्या था और काइयाँ क्या था, दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। जहाँ पर बैठकर लोगों के द्वारा विचार विमर्श किया जाता था गिरजाघर के बाहर, वो तो फाइयाँ जगह का नाम। और काइयाँ क्या था? एक तरह से समर्थी पत्र था जो लुई 16 ने लाने के लिए कहा था। तो ये दोस्तों हो गया इसके अंदर आपका। देखिए कितना मिनट हुआ है, 14 मिनट का वीडियो बना है। और कितना बाकी रहा है अब देख लेते हैं अपने। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा आगे। तो मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे वाले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है,
जो फ्रांस के अंदर प्रांतीय व्यवस्था है ये किस तरह से रहती है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए चैनल के साथ और देखिए दोस्तों, शेयर ज़रूर करें आप। ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा चैनल पहुंचेगा लोगों तक। नहीं तो सर्चिंग में नहीं आ रहे चैनल, आप यहाँ पर यूट्यूब के अंदर लिखोगे स्टडी हिस्ट्री, चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा है, सर्चिंग के अंदर चैनल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर कर दें दोस्तों। शेयर करने से चैनल सर्चिंग में आ जाएगा, ताकि आपको भविष्य में कभी भी वीडियो की आवश्यकता पड़े तो आप सीधा यूट्यूब पर आकर सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर है, कोई भी इनकम नहीं है, आप समझ सकते हो। और मेरा इसके अंदर कोई भी लालच नहीं है, सिर्फ आपके लिए है ये कि यदि आपको कभी भी आवश्यकता पड़े। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री की देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पूरी करा दूंगा जब आपका पेपर आएगा तब तक। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का ही बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर से पहले आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि चौथा टॉपिक आज मैं करवा रहा हूँ और अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने से पहले ही हो सकता है तो अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ और अगला वीडियो जो फ्रांस की क्रांति का है वो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों।